इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है मंथन से राहत। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक महीने से मंथन का दौर चल रहा है और अब फाइनल दौर पिछले 2 दिन से चल रहा था, आज उसका तीसरा दिन है। अब लग रहा है सब चीजें सेटल्ड हो गई हैं। जो गहन मंत्रणा हुआ, नीचे से लेकर के ऊपर तक मंथन का दौर चला, तो उससे अब लग रहा पार्टी को राहत मिल गई है। जिस तरह से योगी जी केशव मौर्य के घर गए और वहां से जो तस्वीर निकाली गई, उससे संदेश साफ हो गया कि जो आपस में मन मुटाव था वो दूर हो गया है और अब लोगों के बयान भी बदल गए हैं, सुर भी बदल गए हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे थे कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं और बदले स्वर में कह रहे हैं कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया योगी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी योगी जी ही रहेंगे, तो साफ है अब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर दूसरे बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक ये कह रहे थे कि अभी तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, वो भी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी साफ कह दिया कि योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं और अगला चेहरा भी मुख्यमंत्री का वही होंगे। यानी कि ये पिक्चर एकदम साफ हो गई है कि योगी जी ही मुख्यमंत्री है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो योगी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई अब शक शुबा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नाराजगी थी वो सब दूर हो गई है क्या? 4.5 साल तक नाराजगी थी, जो हमने पहले भी आपको दिखाया था कि रूठा है तो मना लेंगे और फिर भी ना माना तो खिलौना देके बहला लेंगे। तो क्या रूठों को मना लिया गया है? सारे रूठे मान गए हैं और इस तरह मान गए हैं कि सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए, पूरे दमखम से लगेंगे। क्या वो पूरे दमखम से लगेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो मंथन का दौर था उससे राहत मिल गई है, कितनी राहत मिली है, क्या वास्तविक राहत है या सिर्फ ऊपरी दिखावे से ही नजर आ रही है। इन सब पर का विश्लेषण करेंगे। हम आपको अपने मेहमानों से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के लिए बीते कई दिन गहमा गहमी भरे रहे और बीते मंगलवार के दिन यूपी बीजेपी में हलचल रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की देर रात तक चली बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में यह निर्णय भी लिया गया, अगले साल के चुनाव में पार्टी का संगठन 300 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। सीएम के साथ कोर टीम की मीटिंग में आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने साफ किया कि योगी आदित्यनाथ ही विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट होंगे। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक पर सबकी नजर थी, लेकिन जैसे ही रात 11 बजे बैठक खत्म हुई, सीएम योगी के नाम पर चल रही अफवाहों पर भी विराम लग गया। बता दीजिए सर, अरे सर कुछ तो बताइए। अरे 2 शब्द बोल दीजिए। 2022 में भी 300 पार करेंगे। भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जिला पंचायतें भी ऐतिहासिक गुजरेगी। गौरतलब है कि पूरे दिन लखनऊ में सियासी हलचल तेज रही। बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हुई, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी लंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शाम को यूपी बीजेपी कार्यालय पर हलचल बढ़ी तो हाल ही में यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए विधान परिषद सदस्य ए.के. शर्मा पार्टी दफ्तर पहुंचे और पहले मंदिर में माथा टेका और इसके बाद अंदर गए। ए.के. शर्मा के बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, रमापति शास्त्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी यूपी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। इनके अलावा सुरेश राणा, महेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, विनय कटियार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और बैठक में 2022 के लिए एक स्वर में योगी के नाम पर मुहर लगा दी।
बीते एक महीने से बीजेपी में चल रहे गहन मंथन और चिंतन पर अब फौरी तौर पर विराम लग चुका है। मंथन से राहत वाला अमृत बीजेपी को मिल चुका है। 2022 के लिए यूपी में बीजेपी के लिए योगी सर्वमान्य नेता माने जा चुके हैं, जो इस बात पर मुहर लगाने के लिए काफी है कि बीजेपी में योगी हैं तो सब मुमकिन है और योगी के आगे यूपी में कोई नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। योगी के आगे यूपी में कोई नहीं, योगी ही है जो कुछ सब कुछ है। उनके पीछे पूरा संगठन खड़ा हुआ है, पूरा संघ खड़ा हुआ है और पूरा मंत्री परिषद तो उनके साथ है, पूरी सरकार तो उनके साथ है, खुद सरकार वो चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो चीजें ऊपर से देखने को मिल रही हैं, क्या वाकई ऐसी हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो कुछ होना बाकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सतीश निगम जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है सतीश निगम जी आपका। सैफ खान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सैफ खान जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। दो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रोफेसर D.R. साहू भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है D.R. साहू साहब। सबसे पहले मैं रुक करूंगा सतीश निगम जी का। सतीश निगम जी, आप तो पिछली बार सरकार में थे, अभी जब आपकी सरकार गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक महीने से मंथन का दौर चल रहा था, अब मंथन के दौर के बाद जो कल पिक्चर आई, जो तस्वीर आई, वो कंप्लीट पिक्चर है या अभी और कुछ बाकी है? अंदरूनी मामला है कि वो किसको चेहरा बनाते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद आता है जब 2017 का चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे नेताओं को ये मैसेज दिया गया था कि चेहरा आप होंगे, और उसका परिणाम ये निकला कि हर समाज के लोगों का वोट उन्हें चाहिए था। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है और इनके सामने ये जनता जान गई है कि ये तमाम सारे चेहरे अभी तक प्रोजेक्ट करते हैं, सबका वोट लेते आए हैं। अब राजभर साहब का चेहरा प्रोजेक्ट किया, मौर्य साहब का प्रोजेक्ट किया है, उनके समाज को मैसेज दिया कि साहब ये बनेंगे, उनके समाज को दिया ये बनेंगे। लेकिन अब जनता जान गई है और जनता बिल्कुल अब धोखे और भुलावे में नहीं आने वाली। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी भरोसा नहीं है कि योगी साहब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 4.5 साल तो बीत गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो सके, उनके हाईकमान ये आश्वस्त हो सके कि ये हमारी नैया पार लगा देंगे। और साहब योगी साहब ने जो कुछ किया है, चाहे मुख्यमंत्री बनते 400 बच्चों का देहांत हो गया था गोरखपुर में, उसके बाद अब इस कोरोना महामारी ने तो घर घर में मौतों का अंबार लगा दिया। कोई घर शायद ही बचा हो, और घर बच गया तो रिश्तेदार नहीं बचा, रिश्तेदार बच गया तो दोस्त नहीं बचा। तो जो हालात है पूरे प्रदेश में, मवेशी खुले घूम रहे हैं, अन्ना जानवर घूम रहे हैं, जिससे खेतों पर मतलब किसान अपने घर में कैसे सोता है ये भूल गया। किसान को खेत अपने बोने के बाद उसकी रखवाली के लिए खेत में सोना पड़ रहा है। आप सोचिए, नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, व्यापारी परेशान है। जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी, तब से व्यापारी परेशान है, मजदूर बेचारा गरीब, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में अगर ये उम्मीद नहीं, ये सतीश निगम साहब, ये चीजें आप लोग बहुत बार गिना चुके। सतीश निगम साहब, नए चेहरा ले आवे, इनके सारे चेहरे फेल है, जनता सबको देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है। सैफ खान साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। हम फोकस कर रहे हैं अभी जो ये मंथन हुआ है, मंथन से क्या निकला है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग हमेशा से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, विपक्ष का काम ही है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और वो आप करिए। लेकिन हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मंथन से क्या राहत मिल गई है या अभी और कुछ बाकी है? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, यूं कि आपने जो इंट्रोडक्शन किया है मेरा आम आदमी पार्टी कांग्रेस से। जी साहब माफ करिएगा, कांग्रेस से। जी साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये वही पार्टी है, चाहे हमने केंद्र के लिए प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए जो है हमने जो है मोदी जी और अडवाणी जी का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा है। अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर जो है दावेदार के लिए अब ये हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट फिर नजर आया, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या योगी जी की बात करें। फिलहाल के लिए जो एक रिलीफ ये दिखाया जा रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है कि कहीं ये मैसेज जो है
उत्तर प्रदेश में अगर फैल गया तो ये बद से बदतर की हालात जो है और ना हो जाएं। क्योंकि अगर हम फिलहाल कामों की उसके ऊपर करते हैं, एक छवि जो बना रखी है उत्तर प्रदेश ने कि हम लोग सब साथ में, सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं या सब लोगों को विश्वास में लेके चल रहे हैं, वो छवि जो है कहीं ठेस ना उसे पहुंचे, इसकी वजह से आज ये मैसेज देने की जो है कोशिश दी गई है कि किस तरीके से जो है इस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है जिसे योगी जी हेड कर रहे हैं, उसको जो है छवि, उसकी छवि जो है खराब ना हो। मगर काम के ऊपर तो ये जो है बात नहीं होगी कि जो है उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से बिजली के दर जो है वो ही बढ़ा दिए गए, यानी बिजली की कीमतें बढ़ाई गई। 4.5 से यूनिट से जो है 6.5 पे 7 रुपए यूनिट जो है लगातार जो है प्राइस राइज जो है, अगर आप हम बिजली की बात करते हैं। फिर पेट्रोल एंड डीजल जो है वो केंद्र की जो मेहरबानी है कि 140% ड्यूटी वसूल कर रहे हैं, वो ही आपके उत्तर प्रदेश में जो 140% यानी टैक्स जो है या प्रतिशत जो है उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो सरकार जो है वसूल करती है। वैसे महंगाई हर चीज में धीरे धीरे, आप चुंगियों की बात करते हैं, आप जो है डेली मर्रा की किसी भी चीज की अगर बात करते हैं तो लगातार जो प्राइस राइज देखा। फिर जो है लगातार हमने मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ये देखा कि योगी जी आके अभी इस कोरोना काल में जो है वो ये कह रहे थे कि अगर किसी ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए या ऐसे कोई भी अफवाह फैलाई तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जबकि हॉस्पिटल्स में जो है ना पीपी किट्स अवेलेबल थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल थे, ना आपके जो है कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो है अवेलेबल थी हॉस्पिटल्स में, यहाँ एडमिशन तक तो अवेलेबल नहीं था। तब ऐसे जो द्वारा जो है ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, और ये योगी जी का आज से रवैया नहीं है। आपको अगर मैं याद लेके चलूं, गोरखपुर में बीआरडी साहब खान साहब, मैंने आपसे शुरुआत में अनुरोध किया था, साहब खान साहब मैंने आपसे शुरुआत में अनुरोध किया था कि अभी आप लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, ठीक है करिए, आपका काम है, लेकिन हम अभी फोकस कर रहे थे कि जो ये मंथन चल रहा था उससे क्या राहत मिल गई या अभी और कुछ आना बाकी है। खैर आपका समय समाप्त हो गया है, आपका एक लाइन में उत्तर चाहेंगे जी। चेहरा जो है सामने लेके आए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वापस ऐसे ही खदेड़ा जाएगा जैसे खदेड़ा गया था। अब ये वापस जो है बहुत लंबे टाइम के लिए जो है इनको जो है ये छुट्टी पे जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इनके बजट उठा के देखें, आज तक कोई प्रॉमिस जो है, कोई भी वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। इसलिए अब चाहे वो कोई भी फेस लेके आए या किसी को भी चेंज करके लेके आए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। जनता जो है इसे उतार। ठीक है साहब, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ और कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डीआर साहू साहब हैं हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जैन साहब भी हमसे जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले डीआर साहू साहब आपके पास में आएंगे। सतीश निगम साहब, आपको पता है कि हम पहले सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो हम आपसे माजरत चाहेंगे कि हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले सबको चर्चा में शामिल करने के बाद। डीआर साहू साहब, आप इस पिक्चर को किस तरह से देख रहे हैं? जो कल पिक्चर आई केशव मौर्य के घर से, उस तस्वीर को आप किस नजर से देख रहे हैं? सरकार 4.5 साल लगभग हो चुका है, और उसमें चुनाव की प्रक्रिया की संदर्भ में देखते हुए लग रहा है कि कुछ समाधान की तरफ जा रहे हैं पार्टी की स्तर पे। और जहाँ पे मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है, ये उसकी जो आप रूपरेखा भविष्यवाणी जब हम करें तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2017 में जो चुनाव की जीत हासिल हुई थी, वो प्रधानमंत्री जी की व्यक्तित्व और उनकी कहीं ना कहीं करिश्माई नेतृत्व की वजह से हुई थी, क्योंकि उस समय कोई मुख्यमंत्री का नेतृत्व और कोई चेहरा नहीं था। तो कहने की मतलब ये है कि योगी जी जब 2017 से आए हैं और उसके बाद जो अपना कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन लोग करेंगे, जनता करेंगे। और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, जो और लोग जो सरकार सत्ता में नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्यक्रम है कहीं आगे भी नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने की मतलब ये है कि 2 साल तो आपदाओं में गुजर गया, और इस दो साल की आपदाओं में आप यदि देखेंगे, उत्तर प्रदेश की चुनाव हो या भारतीय राजनीति में चुनाव जब देखा जाता है, उसमें एक एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, एक उत्सव की तरह माना जाता है। और उत्सव में आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में चुनाव में किस तरह से बेइंतहा पैसा और तरह तरह की रिसोर्सेस की इस्तेमाल होता है, और चुनाव में जो जो प्रक्रिया होती है भारतीय राजनीति में हम सभी जानते हैं। तो कहने की मतलब है, ये जो 2 साल की आपदा, 1.5 साल में जो पूरी दुनिया, पूरी भारत और उत्तर प्रदेश सब हम लोग जूझ रहे हैं, किसी की परिवार नष्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो पटरी से हट गया है
तो इसमें ये कहना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की दल जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाए हैं, ये स्वाभाविक बात है। और जो विपक्ष है उनकी भी कोई कार्यक्रम हमारे सामने भी उभर के नहीं आया। तो कहने की मतलब ये है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है 6 महीने में, यदि तीसरा लहर, थर्ड वेव यदि नहीं आया तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो 6 महीने में कुछ सफल कदम उठा के एक अपना रणनीति बना के अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हाँ जी, डियर साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मैंने अभी फोकस किया था कि ये जो 1 महीने से मंथन चल रहा था, मंथन के बाद जो कल तस्वीर निकल के आई, हम उस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अभी आगे की बात है। जी, एक लाइन में उसका आंसर। जी, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे जो नेतृत्व की बात है वो कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष रूप में योगी जी दिख रहा है कि अब आने वाले हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अप्रत्यक्ष रूप में केंद्र सरकार और मोदी जी की हाथ में नियंत्रण है। ठीक है, केंद्र सरकार और मोदी जी के हाथ में रहेगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, क्या कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया आपकी? आवाज मिल रही है? केसी जैन साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जो मंथन को लेकर के है, जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी लगभग तय हो रही है। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जैन साहब, अपनी बात रख सकते हैं आप। संगठन मंत्री जी बी एल संतोष जी और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय बंसल, सभी लोग और भी कई सारे वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता, सब लोगों ने कल भी मीटिंग की है, कई चरणों में पहले भी मीटिंग हुई है। अभी चलिए, जैन साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे बाद में फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे। निगम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए। घबराहट थी इनकी कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी घबराहट ज्यादा थी, मंथन कम था। इन्हें लग रहा था कि कैसे मतलब विचार करें कि इनका चेहरा रखें कि उनका चेहरा रखें, किनको रखें कि इनको बनाए रखें। अब योगी साहब इतने मजबूत तो है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ को हिला ही सकते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उनको हटा दें तो कैसे हटा देते उनको? तो ये भ्रम ज्यादा था इनको, डर भी था अंदर से कहीं कि अगर योगी साहब को हटाए तो फिर, और जो योगी साहब जिनकी मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने हैं तो वो नाराज हो जाएंगे, तो उनको तो मतलब नाराज कर नहीं सकते। तो अब स्थिति यहाँ पर थी, इसलिए मजबूरी में योगी साहब को ढो रही है। योगी साहब को सुख में नहीं ढो रहे, और ये भी पता है आपको नहीं, तो आपको क्या लगता है सतीश निगम जी, आपको क्या लगता है कि जिनकी वजह से बने, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या आप वो मान जाएंगे? बड़े बड़े करती, जितना बाहर दिखता उससे ज्यादा तो पर्दे के पीछे करती है। अब जैसे जनता को बहुत सारी बातें उन्होंने कही, चुनाव में 2014 में भी कही, 17 में भी कही, लेकिन पूरा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये अपने मैनिफेस्टो से अलग काम करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, जनता को जो दिखाया जा रहा सच नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के नहीं, सतीश निगम जी, क्या काम पूरा नहीं किया? मंदिर पर 30 साल से राजनीति कर रहे, मंदिर बन रहा है जी। 370 हटाने की बात की थी, 370 हट गया है जी सर। भाई एक बात और है कि जैसे मैं कह रहा था कि केवल खाली वादा करना काफी नहीं है। वादा तो ये भी किया था कि महंगाई कम करेंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई कहाँ पहुंच गई। क्राइम पर लिखते थे बहुत हुआ अपराध, और बड़े बड़े बोर्ड पूरे देश में लगाए गए, लेकिन क्राइम एनसीआरबी का अगर डेटा आप मंगा के देखें, क्राइम 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गया। सारे क्राइम
तो मेरा यही मानना है कि झूठ बोले आखिर कब तक बोलोगे? हम्म। जनता को बहुत दिन तक आप भ्रम में नहीं, आप लेकिन जब समाज नहीं, लेकिन लेकिन सतीश निगम जी, आप ये तो मानेंगे, सतीश निगम जी मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद भी फेल हो गए। हमारे यहाँ तो कोई घोषित नहीं था, हमारे तो एक ही मुख्यमंत्री था, उसके बाद भी ये फेल हो गए। तो मेरा यही कहना है कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल कहाँ रहे? चेहरा तो नहीं चेहरा बदल कहाँ रहे? चेहरा तो नहीं बदला ना, चेहरा तो वही है। सतीश निगम जी, चेहरा तो एक ही है भाई जी। चिंतन हुआ, घबराहट में था, क्या करें, इनको हटाए तो किसको लाएं। लेकिन जब नहीं बना मामला, समझ में आ गया कि इनको हटाने से और भी नुकसान हो सकता है, तो फिर नहीं हटाए, वो अलग बात है। लेकिन सच ये है कि इन्होंने जितने आरोप लगाए आज तक अपोजिशन पर, इन्होंने सारे के सारे काम संविधान के खिलाफ किए। इन्होंने आरोप लगाया सतीश निगम जी संविधान के खिलाफ सारे काम कैसे करेंगे? सतीश निगम जी संविधान के खिलाफ सारे काम कैसे करेंगे भाई? सब संविधान के दायरे में रहकर काम किया है। आप तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपको पता है सर जी। आप बताइए, धर्मांतरण रुका कि नहीं रुका? आप देखिए लगातार नाइक साहब भी गिरफ्त में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सबको एक तरीके से हाईजैक कर रखा। अरे ये तो पहले भी हाईजैक हुए ना सतीश निगम जी। सतीश निगम जी, ये हाईजैक पहले भी हुए हैं। चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, वो तो पहले भी हाईजैक हुई हैं। किया इसको, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो साहब, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम है ना। यही तो मैं हमारा कहने का मतलब है। हर संस्था को फ्री काम करने की इजाजत होनी चाहिए। तो इन्होंने तो बिल्कुल अति कर दी। इतना तो किसी ने नहीं किया है ना। सबकी गर्दन पकड़ ली, कोई बोलने ना पावे, ये स्थिति बना दी पूरे देश में। कोई बोलेगा तो ईडी पहुंच जाएगी, कोई अगर बोलेगा तो सीबीआई पहुंच जाएगी। तो इतना डरा दिया है कि कोई आदमी, आम आदमी बोलना नहीं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता है ना। चुपके से बताता है साहब ऑफ द लाइन, साहब ऑफ द लाइन हमारी प्रतिक्रिया ये। तो स्थिति ये मतलब हो गई, दहशत में लोग जी रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी लगा रखी इन्होंने, ये हालात कर दिए। आपको नहीं, अरे कुछ आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं दहशत में लोग जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई थी, तो स्वतंत्रता पर भी थोड़ी पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी ना। अति स्वतंत्रता ठीक नहीं है। हमारी सरकार थी तो हमने उसको किया, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो किसी को नहीं जाना चाहिए। तो मैं उससे सहमत हूं। लेकिन आज जो हालात है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो गला घोट दिया गया है। तो इस हालात से, तो इस हालात में इन्होंने पहुंचा दिया है। अब तो मतलब जैसे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब ही नहीं रह गया इस देश में, केवल खाली। ठीक है सतीश निगम जी, ठीक है। साहब खान जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साहब खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। पार्टी ने कौन से वादे अपने पूरे किए, कौन से नहीं किए? मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं वादों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, वादों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक महीने से जो मंथन चल रहा है, उस एक महीने की मंथन की बात कर रहा हूं कि अब मंथन से राहत मिल गई है। यह साफ हो गया है कि योगी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। योगी जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आइंदा भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बात ये क्या अब ये मंथन, ये घबराहट थी जो एक जा रहे थे एक दूसरे के पास, जो है मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ये सबके सब लोग जो है योगी जी को या किसी और फेस को जो है सामने लेके आ जाए, एज ए सीएम फेस बना के जो है, या फिर ये जो पोर्ट्रे किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम सीएम कौन बनेगा। ये सब गलत फहमियां हैं। क्योंकि काम के अगर ग्राउंड स्तर के ऊपर बात करते हैं, जितने भी वादे जो मैनिफेस्टो अगर आप उठा के देखें, स्वेटर देंगे 300 करोड़ का प्रावधान निकाला, बजट निकाला, आज तक किसी बच्चे को आज तक ना स्वेटर मिला ना मोजे मिले। कह रहे हैं क्राइम हम जो है आके खत्म करेंगे। 45% क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में जो है बढ़ गया है। 24% फिर आप लोग साहब खान साहब, मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज अनुरोध कर रहा हूं। मेरी डिबेट का विषय है कि ये जो मंथन चल रहा था उससे राहत मिली कि नहीं। आप बार बार सरकार को घेरने में चले जाते हैं। मैं बात कह रहा हूं कि आप सरकार को घेरिए, लेकिन आज हमारी डिबेट का विषय ये है जी। करने वाली पार्टी है। एक मिनट, वाईफाई का 50 करोड़ का प्रावधान निकाला था, वाईफाई का स्टेट में दे दिए। मिलेगा 50 करोड़ का वाईफाई निकाला था, डिग्री कॉलेज का बजट भी निकाल दे दिया।
आपने 10वीं क्लास के लिए स्कॉलरशिप निकाली थी 142 करोड़ के लिए का बजट भी निकाला था, क्या दे दी? अरे जैन साहब, ये जुमलेबाजी करना ना बंद करिए, शर्म मानी चाहिए। ऐसे वादे करके और फिर कोई भी पूरा ना करते हुए और कहते हैं कि चुभन होती है जब आप झूठ बोलते हैं, और शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए भी। मुझे बताइए, रोड मेंटेनेंस के लिए 3,975 करोड़ का प्रावधान निकाला था, क्या रोड के गड्ढे पूरे हो गए? बताइए ना, क्या बच्चों को मोजे स्वेटर मिल गए? क्या फ्री वाईफाई आपने डिग्री कॉलेजेस में दे दिया? अरे सिर्फ झूठ बोलने के अलावा जैन साहब आप लोगों ने किया ही क्या है? सिर्फ जुमलेबाजी करके जो है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, और बेफिक्र आई है। जमानतें जब्त होंगी इस बार, आप लोगों की जमानत जब्त करके और योगी जी की भी जमानत जब्त करके जनता ये ऐलान करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत लंबे टेन्योर के लिए जो है भेज दिया जाए। ठीक है साहब, केसी जैन साहब से सीधे कुछ सवाल करें। केसी जैन साहब, सवाल ये है आपसे कि क्या अब सब कुछ शांत हो गया है, सब राहत मिल गई है, सब एकदम पिक्चर अच्छी हो गई है? लगातार उत्तर प्रदेश की राधा मोहन जी और उसके साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में कई चरणों में आ चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री बंसल जी से, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी और भी कई कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों से भी उन्होंने वार्ता की और फीडबैक किया। लगातार उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच जी जी केसी जैन साहब जी, केसी जैन साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी दिक्कत है। हमारे साथ में पंकज कुमार त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये जो सुखद तस्वीर आई थी कल, वो उससे क्या लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब राहत हो गई, सब मिल करके काम करेंगे? नहीं, ये यही तस्वीर कहती है ये जी। पाकिस्तान पर ऊपर से चद्दर डालने की एक नकली तस्वीर है, एक नकली प्रयास। एक्चुअली सरकार की इतनी ज्यादा विफलता है कि वो हर व्यक्ति देख रहा है, तो ऐसे में ये खींचतान है एक तरह से कि सरकार जो हारेगी चुनाव में तो उसको किस पर डाला जाए, ठीकरा किस पे फोड़ा है। तो अभी से उसमें हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। अरे आप मिल के लड़ेंगे, घोषणा क्यों कर रहे हैं? आप एक पार्टी हैं, आपको मिल के ही लड़ना ही है। तो पहले से ही घोषणा इसलिए है ताकि चुनाव हारे तो कह रहे हैं कि लोकल यूनिट मिलकर नहीं लड़ी, जिससे मोदी जी और योगी जी की इज्जत जिसको बचानी होगी पार्टी को उसकी बचा सकेगी, और जिनको बलि का बकरा बनाना होगा उनको बलि का बकरा बना सकेंगे। तो अभी से वो पृष्ठभूमि रच रहे हैं। अच्छा, अगर सब कुछ जी अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर प्रयास ही क्यों कर रहे हैं? ठीक बात, सब कुछ अच्छा होना ही चाहिए, तो नॉर्मल बात है कि पार्टी में सब लोग एक साथ रहे, एक पार्टी में। जी जी, वो भी सरकार है, यहाँ का चुनाव भले है, केंद्र में सरकार है पूरी पूर्ण बहुमत से, अभी तो पार्टी में दरार होनी ही नहीं चाहिए अगर सब कुछ ठीक होता तो ये जो इतनी बड़ी पार्टी नहीं, इतनी बड़ी पार्टी, पंकज त्रिपाठी साहब, इतनी बड़ी पार्टी है, घर में भी जब 4 सदस्य होते हैं तो आपस में मनमुटाव तो होता ही है ना, उठापटक भी होती, लेकिन रहते तो एक ही साथ में है जी। सरकार बनाने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। ज्यादातर किसी पार्टी में बिखराव तब आता है जब वो सत्ता से दूर होती है, लोग भागते हैं। लेकिन ये पार्टी तो अभी उत्तर प्रदेश के सरकार में है ही, लेकिन केंद्र में भी तो सरकार में है। अभी अगर इसमें खींचतान है और उस पर न्यूज आ रही है कि नहीं हम मिलकर काम करेंगे, हमने सब सही कर लिया, तो कुछ तो अंदर खाने ज्यादा गड़बड़ है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य, एक सेकंड में, मैं 1 मिनट में बात, 20 सेकंड जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो पहले बीएसपी में थे और अब भाजपाई हो गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के, उनको जब कार्यकाल का आखिरी दौर चल रहा है तब ये समझ में आ रहा है कि इस सरकार में ओबीसी के साथ अन्याय हुआ। पहली बात तो ये है कि ये एक तरह की राजनीतिक बात, जातिवादी बात है। दूसरी बात यह है कि मंत्री जी क्या केवल ओबीसी के लिए ही जिम्मेदार हैं और लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है पंकज जी, मजबूरी हमारी, ठीक है पंकज जी, मजबूरी हमारी, ब्रेक वक्त एक ब्रेक का हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो डीआर साहू आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कई चीजें हैं जो उनसे समझी जाएंगी कि क्या
भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी सरकार है, वेस्ट बंगाल में ये सब नहीं था, तो क्या उसका फायदा यूपी में मिलेगा और योगी जी के चेहरा आगे करने का भी क्या फायदा मिलेगा, या और कितने फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इस सब पर गहन चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम सीधा साहू जी का रुख करेंगे। प्रोफेसर डी आर साहू साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभी तक पिछले चुनाव में ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरे का डिक्लेयर नहीं किया गया था कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, और सभी लोगों को ये बताया गया था कि आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसका लाभ भी मिला था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हर लोगों ने बहुत मेहनत की थी कि अगर वो ज्यादा विधायक जीत के लाए तो हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। इस बार चेहरा साफ है, इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? चुनाव की यदि बात करें और भारतीय जनता पार्टी की स्तर पे जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतर्विरोध तो है जो अखबारों में, न्यूज में, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं केंद्र और खासतौर पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी के बीच में कहीं ना कहीं टकराव भी दिख रहा है। लेकिन अब हमको लगता है कि इसके आधार पे अब हमको जो कल से लग रहा है कि शायद योगी जी की नेतृत्व में चुनाव आने वाले समय में लड़ेंगे। इसमें नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि योगी जी डिक्लेयर हो।
नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि योगी जी डिक्लेयर हो गए हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे अगली बार भी अगर सरकार बनी तो। जी भी है, चुनौतियां भी है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही। हाँ, अपॉर्चुनिटी ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो योगी जी का आना और एक साथ उनकी मेहनत और उनकी जो हिंसा और तो तरह तरह के अपराध के प्रति उनका जो रवैया है और शासन के रूप में उनका ये कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत प्रयास करके वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो संगठन है और एक सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं नौकरशाह की एक उनके साथ कार्य करते हुए मैं आपसे इसी पर नौकरशाह को लेकर के भी एक चीज समझना चाहूंगा। उससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो ये पहले तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे थे, अलग अलग चेहरे, और अब मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड है, इसमें आप क्या अंतर देख रहे हैं? इसमें एक सही नेतृत्व के साथ, चेहरे के साथ उतरना एक पार्टी के लिए एक बेहतर सिग्नल है, बेहतर ये लक्षण है कि एक सही तरीके से एक नेतृत्व को सामने रखते हुए, हार या जीत तो वो तो आकलन तो हमारी जनता वो अलग बात है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन सवाल यह है साहू साहब कि जो पिछली बार रणनीति अमित शाह ने बनाई थी, ये सबको बताया था कि आपके वर्ग का मुख्यमंत्री बन रहा है। केशव को बोला कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को बोला आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और अलग अलग लोगों को बोला आप मुख्यमंत्री बनेंगे। सब लोगों ने जी उस तरह की सीट के लिए सभी की एक प्रतियोगिता होगी कि हम जा सकते हैं, संभावनाएं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतियोगिता, हाँ, लेकिन अब तो प्रतियोगिता खत्म हो गई ना सर। आए थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है। नहीं, दूसरी बात यह है जो कंपटीशन था, जो प्रतियोगिता थी, वो तो खत्म हो गई ना। अब तो योगी जी निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अगली सरकार अगर बनी तो मोदी जी के हाथ उसके ऊपर भी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यदि राजनीतिक समीक्षकों की बात को हम सुनते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि एक इशारा भी है, एक तरह से इशारा है कि यदि सरकार उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सोर्सेस में शायद इस बार सफल नहीं हो पाएंगे, तो एक तरह से मोदी जी को, योगी जी को इसकी जिम्मेदारी दिया जाए। ये भी एक राजनीतिक समीक्षकों का, कुछ लोगों का इसमें अखबारों में। बिल्कुल एक अब आपने नौकरशाह की बात की थी, तो पूरे 4.5 साल की सरकार नौकरशाह के हाथ से चली। नौकरशाह बहुत मजबूत रहे, ज्यादा मंत्रियों को और विधायकों को उतना तवज्जो नहीं मिली। तो क्या लगता है कि जी सारे विभिन्न राज्यों में ये मॉडल आजकल बड़े अच्छे से चल रहा है, और साथ साथ ये केंद्र का भी मॉडल है, और ये केंद्र के मॉडल को भी नहीं, ये मॉडल साहब, ये मॉडल तो मायावती ने शुरू किया था ना। मायावती ने भी अपने मंत्रियों को दरकिनार करके नौकरशाह से सरकार चलाई थी। आ रहा हूं जी। एक सामूहिक प्रक्रिया होती है जिसमें सभी लोगों की मदद मिले, तभी वो चुनाव और अच्छे सफल तरीके से होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, भारतीय जनता पार्टी की संगठन और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की संगठन, आपके पास इलेक्शन मैकेनिज्म का कंट्रोल है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के ये कहीं ना कहीं आखिरी समय पे वो चुनाव जीतने में बहुत सफल हो जाते हैं। सो इनकी जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है, मेरे को यदि कहा जाए कि भारत में नहीं, लेकिन साहू साहब, अगर इतना मजबूत इलेक्शनिंग इनके पास प्रोसेस है, तो बंगाल में तो हार के चुनाव ना, दिल्ली में भी चुनाव हारना पड़ा। गलत है कि ये कहीं नहीं है। बंगाल में उन्होंने 3 थे, अब 77 या 73 तक आए हैं। तो ये 77 हो गए, ये बात सही है। जी जी जी। उनकी जो दावे था कि हम सरकार बनाएंगे, वो नहीं हो पाया। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए पूरे भारतवर्ष की जो विपक्षी राजनीतिक जो दल है, वो सभी इसको देख रहे हैं एक आशा की रूप में। सो एक होप है, तो उसके आधार पे यदि उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव हार गए, तो ये एक भारत की राजनीति की तस्वीर भी बदल सकता है। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। एक तो ये कि पिछली बार
पश्चिम के दो बड़े नेताओं को भी मुख्यमंत्री बनने का भरोसा था, संजीव बालियान और संगीत सोम को। जी जी। इस बार उन लोगों का तो कहीं नाम ही नहीं है। पश्चिम से कोई नेता भाजपा में ऐसा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बनने के अपने कहीं सपने को सजोता भी दिखाई दे। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में पश्चिम से बहुत बड़ी सीट इनको मिली है। इस बार वहां किसान नाराज हैं। बिल्कुल। दूसरी बात की जो नौकर साहू की बात हुई है, तो आदरणीय साहू जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये तो हर सरकार में चलता है। हर उस सरकार में चलता है जो एक व्यक्ति विशेष के नाम पर चलती है। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी में चल सकता है या मायावती जी की पार्टी में चल सकता है, लेकिन जो सरकार बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के बनी है, चुनाव में से जीत कर आई है और उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो मुख्यमंत्री अगर नौकरशाहों से सरकार चलवा देता है, इसका मतलब है कि अपने सहयोगी लोगों को, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को नीचे दबा के रखा हुआ है और इसका प्रभाव इस देश की, प्रदेश की जनता को झेलने के रूप में मिल रहा है। कार्यकाल पूरा होने को आया, अभी योगी सरकार की सड़क की तो कोई परियोजना पूरी नहीं है। ठीक है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होने को दिख रहा है, लेकिन और कोई सड़क नहीं पूरी होने को है। तो इसका मतलब है कि आपस में खींचतान बड़ी थी। चौथी बात जी, तीसरी बात मैं अपनी तीनों बात पूरी कर लूं। तीसरी बात है कि बंगाल में चुनाव ये हारे नहीं है, जीते हैं। तो मैं बता दूं कि 18 लोकसभा सीटों के अनुपात में चुनाव कम है, इनका सीटें कम किए हैं। दूसरी बात कि वहां विपक्ष नहीं, में लेकिन पूरी आप ये समझ नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, आप त्रिपाठी जी, पंकज जी, मैं आप ये समझिए कि वेस्ट बंगाल में 3 से वो बढ़ के 77 हो गए, जबकि वहां पर ना संगठन था। सवाल सुन लीजिए पंकज जी, ना वहां पर संगठन था भारतीय जनता पार्टी का, ना वहां सरकार थी, तब इतना इंप्रूवमेंट किया। उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी है और संगठन भी है। राजस्थान क्यों हार गए, पंजाब क्यों हार गए, महाराष्ट्र क्यों हार गए, कर्नाटक क्यों हार गए, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र हारे कहां थे? वो तो शिवसेना विधि नहीं होती तो सरकार वहां बन गई होती। किसी प्रधानमंत्री ने इतना चुनाव नहीं हारा है। ये सोशल मीडिया चूंकि आईटी सेल बना के बैठे हुए हैं, हर जगह प्रचार डाल देते हैं। मैं दावे के साथ इस चैनल के पर चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी अपने समय के राज्यों में के चुनाव में सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले प्रधानमंत्री हैं और सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री हैं। 38 जिलों वाले बिहार में। अरे भाई, एक समय 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था पंकज त्रिपाठी जी। 22 राज्यों में सरकार थी। 2014 से पहले महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था। ये सारे जो 2014 से 19 के बीच में चुनाव हुए सब में हारे हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात में भी सीटें कम हुई, झारखंड हो, सब में चुनाव हारे हैं। दिल्ली में तो थे ना आज हैं 7 सीटें जीतने के बाद। देखिए है क्या कि नेशनल लेवल पे इस तरह की ब्रांडिंग कर दी गई है कि अब तो राजनाथ सिंह जी की कहीं तस्वीर नहीं दिखती अखबार में, आपको कहीं नहीं दिखाई देती। तो वहां तो आडवाणी जी भी गायब हो गए। तो वो एक व्यक्ति को आरएसएस का जो ये एक मुद्दा है कि केवल एक व्यक्ति की ही प्रतिष्ठा देश में रहेगी, जो उनके बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है गोलवलकर जी ने, उसी के अनुसार वो चलते हैं। तो एक ही व्यक्ति को हर जगह जितना अच्छा हुआ उसने किया और जो बुरा हो गया वो पहले के लोगों ने किया। सोशल मीडिया पे इसको इतना फैला देंगे कि जनता भ्रमित हो जाती। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो अब आप लोग भी कर रहे हैं सर, आप लोग भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार केंद्र में बढ़ती प्रतिबंध लगा रही है। ठीक है पंकज जी, ठीक है, ठीक है पंकज जी, आपकी सारी बातें हो गई। डीआर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कि जो आज की तारीख में जन समर्थन है, उस जन समर्थन को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते और उसके आधार पे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस तरह की जो उनके एक्सपेक्टेशंस है, जिसको कहते हैं उम्मीदें हैं, वो उम्मीदों पे खड़ा उतर नहीं रहे। अब समय आ गया है कि इसकी आकलन जनता क्या कर रही है और उसके आधार पे जो नतीजे हैं चुनाव। अभी तो साउथ अभी अभी तो 6 महीने बाकी है ना, 7 महीने में सरकार बहुत कुछ कर सकती है। तीसरी लहर की बात है तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और यदि इस तरह से तीसरी लहर से हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं पूरे दुनिया भारत हम उससे बच जाए तो हो सकता है कि इनको अवसर मिलेगा अपने राजनीतिक जो स्ट्रेटजी या जो भी रणनीति बनाए
और एक सरकार को एक मजबूत पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की तरफ लेके चुनाव में प्रस्तुत करने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सतीश निगम जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सतीश निगम जी, हालांकि कह रहे हैं कि जहां जहां सरकारें थी वहां हारे भी हैं, लेकिन बंगाल से अगर हम तुलना करें उत्तर प्रदेश की तो तस्वीरें काफी भिन्न हैं, काफी अलग है। उत्तर प्रदेश में 312 विधायक हैं खुद अपने भारतीय जनता पार्टी के। वोट जनता काम पर देती है तो आप मान के चलिए, जी ठीक है। कभी नारों पर भी देती है, बहक जाती है, उसे बहका भी दिया जाता है, लेकिन बहक कोई रोज नहीं सकता है। आदमी की जरूरतें जब सामने होती हैं और जरूरतें पूरी नहीं होती तो आदमी जो कहीं अगर दूसरी दिशा में जा रहा है, भूख जैसे लगेगी तो खाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं खाने की टेबल पे जाना पड़ेगा। और जब तक भूख नहीं लगी तो हम तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो सिर्फ सीधे फिर हमको अपना किचन दिखाई पड़ता है, हम इसके अलावा कहीं नहीं जाते। अब जनता भूखी है, जनता परेशान है महंगाई से। अरे 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और दाल मिल रहा है सर, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अभी तो फिर तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। आदमी 5 किलो चावल जिसके पास कुछ खाने को नहीं है सर, अगर जिसके पास कुछ खाने को नहीं है 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और दाल मिल जाए जी, कीमत दूनी हो गई, सिलेंडर कीमत दूनी हो गई। और इसके अलावा बीमार भी होता है, सरकार के पास इंतजाम बीमारी के लिए नहीं है। उसके आम आदमी, गरीब आदमी के पास तो इलाज के लिए पैसा नहीं, वो सरकार के भरोसे बैठा है और सरकार फेलियर है। सतीश निगम जी, मैं आपसे सतीश निगम जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। क्या आपने तो पिछली बार अभी सरकार चलाई है, आप विधायक भी रहे हैं, क्या जो नौकरशाही पर अति निर्भरता है और अभी भी है, वो उससे जो दूसरे हमारे मंत्री हैं, बाकी जो नेता हैं, अब मिलकर के काम कर पाएंगे? अभी होती है जब मुख्यमंत्री के पास अपना विवेक ना हो, अपनी समझ ना हो, तो ऑब्वियसली अफसरशाही हावी हो जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जब तक थे तब तक अफसरशाही हावी नहीं होती थी, इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे थे और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे, टेक्नोक्रेट हैं। और जब मुख्यमंत्री के पास एजुकेशन नहीं होगी, समझ नहीं होगी, लेकिन उनके लिए तो ये कहा जाता कि उनको मुख्यमंत्री का पद थाली में सजा करके मुलायम सिंह यादव ने दिया। तो अपनी उंगलियों पे नचाएगा ही नचाएगा। नहीं भाई सुन, नहीं वो ठीक है सतीश निगम जी, लेकिन उनके लिए तो ये कहा जाता है कि उनको तो मुख्यमंत्री का पद थाली में सजा कर दिया मुलायम सिंह यादव ने। ज्यादा बड़ी चीज मिली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं पंकज भाई से हम सहमत है। इनको भी सजाई के दिया गया है, इनको भी सजा के दिया गया है। और फिर देखिए वहां तो मानो सजा के क्या दिया गया, पार्टी ने जीती तो, और जीत के लिए अखिलेश यादव जी ने सड़क पर बहुत काम किया था, यूं ही थोड़ी जीत गए थे। सड़क पर हजारों किलोमीटर साइकिलें चलाई, गांव गए, गली गली गए, लोगों से मिले, लोगों से संवाद किया, मेहनत के बाद जीते थे। खाली थाली में सच के नहीं मिला, थाली में सच के तो इन्हें मिला है। जी साहब खान साहब जी, ठीक है। अब अधिकारी तो रास्ता तब बताएगा जब जान लेगा कि मुख्यमंत्री जी का ऊपर वाला चैम्बर खाली है। अगर उसे मालूम है कि हम मुख्यमंत्री को समझा नहीं सकते तो वो बिल्कुल वही भाषा बोलेगा जो मुख्यमंत्री चाहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री है ना। ठीक है साहब खान साहब के पास। साहब खान साहब, आपने 100 पूर्व विधायकों के साथ में आपके प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने बात की, और उधर जो यशवंत सिन्हा जी मीटिंग कर रहे थे एनसीपी के साथ में, शरद पवार जी के साथ में मिलकर, वहां पर आप लोग नहीं गए। ये क्या चल रहा है आपके यहाँ, कैसे बेड़ा पार होगा आपका यूपी में? मीटिंग की बात की अगर, यानी आप वो थर्ड फ्रंट के ऊपर अगर आप ये एरो डाल रहे हैं तो वो प्रश्न कर दिया गया है शरद पवार जी या प्रशांत किशोर की तरफ से कि कोई भी ऐसा थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट जो है वो नहीं बन रहा है। और जाहिर सी बात है एज ए विपक्ष, एज इंडिविजुअल वो मीटिंग हुई थी, क्योंकि सब वो भारतीय जनता पार्टी और इस आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। रही बात उत्तर प्रदेश की, हमारे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में इस वक्त है और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हम ये दे सके। और वजह क्या है? वजह ये है कि मेजर रीजन जो मैंने अभी गिनवाए
कि क्या क्या वादे पूरे नहीं हुए थे, और मेन वजह जो है केंद्र की जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रही। आप जानते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये बताया। साहब खान साहब, प्रियंका गांधी पर जब पहली लहर हुई थी जी, प्रतिशत से ज्यादा है। जीडीपी तो छोड़ दीजिए, जो -24% के ऊपर चली गई है। तो ये हमारे देश का प्रोग्रेस रेट। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ साहब खान साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। 100 पूर्व विधायकों के साथ में आपने मीटिंग की थी, निकला क्या उसमें? बोलने की जगह जो है हम विश्वास ये करते हैं कि जनता जो है हमें उस चीज के लिए मैंडेट भी दे। आपने अभी जिक्र किया था थोड़े टाइम पहले कि जो है जनता से वादा किया गया था राम मंदिर के लिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी पार्लियामेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी ही थी और एस एस भंडारी ही थे इस ऑर्डिनेंस को। भाई उन्होंने साहब खान साहब उन्होंने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप लोग डेट पूछते थे, अब डेट भी खत्म हो गई, अब तो बना रहे ना वहां पर रामलला का मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाया गया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था और नहीं चाहती थी राम मंदिर की स्थापना करवाना, तब से लेके अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बना है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहां से रोल रहा राम मंदिर में? बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अयोध्या में 180 मंदिर गिरवाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डर्स निकाल रखे हैं, क्योंकि उनकी छतें टपकती हैं। ये तो मेंटेनेंस की हालत है। तो ये सच्चाई है। जो भगवान का राम का नाम लेके जो करते हैं, आप हमारी बात करते हैं तो हमने विराट रामायण मंदिर, देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है, हमने। साहब खान साहब एक जल्दी से सवाल जवाब दे दीजिए। साहब खान साहब सवाल सुनिए। साहब खान साहब एक सवाल सुन लीजिए प्लीज। सवाल यह है, प्रियंका गांधी पहली लहर में तो खूब दिखाई दी थी और अच्छी छवि उनकी बनी थी, लेकिन सेकेंड वेव आने के बाद में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है यूपी में। कहां है प्रियंका गांधी जी? साल की वजह से फर्क जरूर पड़ा है कि लोग जो है सड़कों पे ज्यादा नहीं उतर पाए हैं, मगर लगातार जो है वर्चुअल मीट्स, अगर आप ग्राउंड मीट्स की बात करते हैं या लगातार आप हेल्पिंग उसके ऊपर बात करते हैं कि इस कोरोना काल में, और इसकी भी कोरोना काल की भी जिम्मेदारी जो है मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। 30 जनवरी को जब पहला केस रजिस्टर हुआ था, तब सरकार को राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि देश में बहुत बड़ी पीड़ा आने वाली। उस वक्त हाथ जोड़ के नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। अरे उस वक्त अगर क्वारंटीन सेंटर्स अलग बना दिए जाते। राहुल गांधी जी आजकल बहुत आगाह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, हर बार आगाह कर रहे हैं, तीसरी लहर के लिए भी आगाह कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं आगाह कर पा रहे? साहब खान साहब और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी को लगातार आगाह कर रहे हैं, वो अपने लोगों को क्यों आगाह नहीं करते हैं? कि अगर ग्रुप 23 के लोगों को क्यों आगाह नहीं करते हैं कि अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो हम लोग पार्टी खड़ी नहीं कर पाएंगे? और 13 मार्च को तो मैं आपको याद दिलाता हूं, 13 मार्च को तो गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा था, साहब कोरोना से डरिए मत, ये तो जानलेवा बीमारी नहीं है। ये हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही थी। किसने रिजाइन किया? आज 3,91,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कौन जिम्मेदार है? हर घर में, हर परिवार में, हर जगह जो एक दुख की कहानी जो है आपको जरूर सुनने में मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने अपना जो है जरूर खोया है। उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। उसका जिम्मेदार कोरोना की दूसरी लहर है। इंपोर्ट करिए। उस वक्त केंद्रीय मंत्री जो थे मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी जी, फिर उन्होंने ये सुन के जो है वैक्सीन बाहर से मंगाना जो है जरूरी समझा और जो है मंगवाई। तो ये सब अचीवमेंट हमारा एज ए विपक्ष का काम जो है सलाह देने का। ठीक है, बिल्कुल। समय खत्म हो रहा है। ठीक है साहब खान साहब, समय खत्म हो रहा है। पंकज त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करेंगे फाइनल कमेंट के लिए। ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आप भी यूपी में लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो दिक्कतें थी वो सारी दूर कर ली गई हैं। अब एक राहत भरी पिक्चर भी सामने आ गई है, तो ऐसे में आपकी राह भी काफी मुश्किल हो जाएगी यूपी में अपने पैर जमाने के लिए। खड़े होते हैं दिल्ली में, हम उनको फटकने नहीं देते हैं जी। और देखिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से दूसरी लहर से लोग मरे हैं। रुक जा। तो ये दूसरी लहर क्या है? आपदा है। इस आपदा को रोकने का काम किनका था? जो सरकार में है। लेकिन जो आपदा में अवसर तलाशते हैं, स्वयं कहते हैं कि आपदा नहीं अवसर है, जिनकी जिम्मेदारी थी
कि वो चुनाव को रोकें, जो पंचायत चुनाव हो रहा था जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई, इससे कोरोना संक्रमण फैला। ये कोरोना अपने से नहीं फैला। कोई भी बीमारी चाहे किसी भी कारण से आए, लेकिन हम मानव इतना सक्षम होते हैं कि रोक सकते। ठीक है, ठीक है पंकज जी, समय समाप्त हो गया। फाइनल कमेंट था आपका जी। ठीक है सतीश निगम जी। अब जनता इनको आपदा में अवसर लेने का दंड देगी। ठीक है, ठीक है सतीश निगम जी। ठीक है, ठीक है सतीश निगम जी, आपकी पार्टी क्या कर रही है? लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, तमाम पार्टी से जो लोग टूट रहे हैं वो अखिलेश के पास जा रहे हैं रही है। और हमारी पार्टी ने इस कोरोना काल में भी हम लोगों को कहा था कि आप लोग जाइए, लोगों को मदद करिए। अखिलेश जी का स्टेटमेंट भी आया था और हम लोगों ने जाकर घर घर लोगों की सेवा की है। टेलीफोन को 24 घंटे अटेंड किया, रात रात भर सोए नहीं है। उस कार्यकाल में जनता ये जान गई है कि कौन लोग सेवा करने वाले, कौन लोग सेवा करने वाले नहीं है। इसलिए जनता स्वयं इन्हें बदलने जा रही है। अब ये चक्कर बहुत नहीं चल पाएगा इनका, जैसे कि ये चेहरा लगा दें कि वो लगा दें, बाद में कर दिया नहीं साहब, यही रहेगा। ये सब खेल अब जनता जान गई है। खेल एक अब इनका फेल हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब आपका फाइनल कमेंट। जो बोलते हैं ना कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अब चाहे ये पत्तों की तरह जो अपनी चाहे कितने चेहरे जो है बदले, कोई भी चेहरा अपना प्रोटेक्ट करें। मैं ये यकीन से ये कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में, या अब जो 5 विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में है, उसमें भारतीय जनता बहुत बुरी तरीके से जो है हारने जा रही है, जिसका मौजूदा एग्जाम्पल जो है आपको वेस्ट बंगाल में मिला। और मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी पहले थी, उसकी पॉपुलैरिटी का सिला ये मिला कि गुजरात में वो अपनी विधानसभा हारे और अमित शाह जी अपनी विधानसभा गुजरात में हारे, और उल्टी गिनती जो है वो तब से ही शुरू हो चुकी थी जो आने वाले। ठीक है डीआर ताऊ साहब जो कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं या कुछ और आपका ख्यालात हैं? बात है कि इसको उत्तर प्रदेश इतनी बड़े राज्य है, उसमें पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनकी ढांचा और सामाजिक संरचना और वहाँ पे किसानों की जो दिक्कतें हैं और किसानों की समस्याओं और किसान आंदोलन है, और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को यदि आप देखेंगे, पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उसकी जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें बहुत सारे चौंकाने वाली बात है। तो ये एक उधर की तरफ है। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अभी भी उनके पास समय है अपने को प्रस्तुत करने का, और उस प्रस्तुत करने के साथ एक सही नेतृत्व के साथ यदि मुख्यमंत्री को लाया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपना जूते को पॉलिश करके अपना तैयारी के साथ आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो विपक्ष दल है जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक अलग अपना रवैया है, जिसमें कूट की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ सब लोग देख रहे हैं, पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो इन सभी चीजों पे आप आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की संगठन बहुत मजबूत हो रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए मेरा कहना है कि 6 महीने जो तीसरा लहर यदि हमको परेशान ना करे तो उत्तर प्रदेश की चुनाव बहुत दिलचस्पी होगा, और उसमें सभी राजनीतिक दलों के लिए अवसर भी है, चुनौतियां भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अवसर भी है और चुनौती भी है 2022 का चुनाव, क्योंकि अवसर इसलिए है अभी 6 महीने का समय है योगी जी के पास में, और वो निर्विवाद रूप से एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। जितने उनके विरोधी थे सभी धराशायी हो गए हैं। AK शर्मा जो मंत्री बनने के लिए आए थे, डिप्टी CM बनने के लिए आए थे, वो संगठन में चले गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य से उनका पैचअप हो गया है और निर्विवाद रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, और भविष्य में भी अगर वो चुनाव जीतते हैं